हेलो दोस्तों, वेलकम टू द CWD फैमिली। यहाँ हम केमिस्ट्री को रटेंगे नहीं बल्कि उसके कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेंगे ताकि आप सिर्फ एग्ज़ाम में पास नहीं हो बल्कि अच्छे नंबर भी ला सकें और हर सवाल को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकें। हम आज से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री की। इस सीरीज़ में 11th 12th और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पूरी केमिस्ट्री को चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी केमिस्ट्री सीरीज़ का पहला और महत्वपूर्ण चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था और डाल्टन ने ये बताया कि वह छोटे से छोटा पार्टिकल या कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। और अधिक विभाजित मतलब तोड़ना होता है, ओके। और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता लेकिन ये कण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु कहलाता है। परमाणु एटम कहलाता है, ओके ना। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई, लेकिन एटम में ऐसा क्या क्या चीज़ होती है जिसको हमें पढ़ना है। देखो, मेनली एटम में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन को हम E नेगेटिव, प्रोटॉन को हम P पॉजिटिव और न्यूट्रॉन को N0 है वो 0 से प्रदर्शित करते हैं। इनको डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को E माइनस, प्रोटॉन को P प्लस एंड न्यूट्रॉन को N0 से डिनोट करते हैं, ओके। अब हम 1 बाय 1 हर एक के बारे में इसकी खोज पढ़ेंगे। खोज किसने की, साथ ही उस पर चार्ज कितना होता है, मतलब आवेश क्या है, और उसका मास क्या है, यानी कि द्रव्यमान क्या है। इन चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने, ओके। और इलेक्ट्रॉन पर जैसा कि तुम देख रहे हो डिनोट में ही नेगेटिव लगा हुआ है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है और उसका मान -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ओके। अब द्रव्यमान की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg होता है। अब ये kg है, तो मुझे अगर इसको ग्राम में लिखना है तो इसी में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 का। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻28 ग्राम। एक और यूनिट होती है, इसमें इसका मान होता है 0.00054 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ओके। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ये हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा।
अब हम प्रोटॉन के देखते हैं। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्ड स्टीन ने। गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। जैसा कि अब चार्ज देखते हैं। चार्ज में देखोगे तो जिसको डिनोट कर रहे हैं P+ से, तो प्रोटॉन पर चार्ज धनात्मक होता है। लेकिन मान की बात करें कि चार्ज का मान कितना होता है, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितना ही होता है। इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज बिल्कुल सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर ये नेगेटिव लगा होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। इसको लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब मास की बात करते हैं। तो मास द्रव्यमान, प्रोटॉन में द्रव्यमान होता है 1.672 × 27 kg। ओके, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वही 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मान आता है 1.672 × 10⁻24 ग्राम। अब इसका मान ESU में लिखना चाहूँ तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ये रहा, रेड से लिख देते हैं। ESU में इसका मान होता है 1.00682 AMU। हाँ, याद आ गया कितना होता है। ओके, अब हम न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स लिख रहा हूँ, जेम्स चैडविक ने। ओके, जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। न्यूटन पर चार्ज, जैसा कि ये देख रहे हो तुम, डिनोट करने वाले साइन में ही n के ऊपर 0 है, यानी कि न्यूट्रॉन पर चार्ज कुछ नहीं होता, ये उदासीन होता है, चार्ज का मान 0 होता है। ओके, बात रही द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान बिल्कुल सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे 1.6 यहाँ पे 72 था, यहाँ पर तुम देख पा रहे हो यहाँ 72 था, तो यहाँ पर 75 × 10⁻27 kg। अब इस kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.675 × 10⁻24 ग्राम। अब इसे ESU में लिखना चाहें, इसका मान ESU में होता है 1.00825 AMU। ओके, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो, पेन चेंज करते हैं, देखो ये ये ग्रीन वाला 1.00682 AMU है, जो कि प्रोटॉन का है, प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का मास इतना है। और न्यूट्रॉन का मास देखो 1.00825, मतलब बिल्कुल सेम सा होता है, हल्का सा ही डिफरेंट होता है। इसकी वजह से न्यूट्रॉन हल्का भारी हो जाता है और कुछ नहीं। तो इसी बेसिस पर हम एक सीरीज लिखना चाहें कि भार का घटता क्रम क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, भार का घटता क्रम। तो क्या है, किसका मास आएगा पहले आएगा न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन। ओके, ये होता है इनके भार का एक घटता हुआ क्रम। अब पढ़ते हैं हम, एक चीज होती है उसे बोलते हैं विशिष्ट आवेश। ये होता है विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश कुछ नहीं, जैसे देखो मैं बताता हूँ कि कोई कण है और उसका कोई आवेश, जो भी उसका आवेश है, उसके आवेश में जब हम द्रव्यमान का भाग लगाते हैं, यानी कि जैसे विशिष्ट आवेश है, उसके किसी कण का, पेन चेंज करता हूँ, ये रहा,
कण का आवेश अपॉन कण का द्रव्यमान, इसका मान जो भी आता है द्रव्यमान ओके, ये इसका मान जो भी आता है वो उस पार्टिकल का विशिष्ट आवेश होता है और इसको डिनोट करते हैं E अपॉन एम से, क्योंकि ये लिखा ही E अपॉन एम है, आवेश इलेक्ट्रॉन है। ओके, E से डिनोट करते हैं और एम को, द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं। ओके, इसे बोलते हैं E अपॉन एम रेशो, यानी कि विशिष्ट आवेश। अब ये विशिष्ट आवेश किसका ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, ये चीज़ें देखेंगे हम। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए है E अपॉन एम इलेक्ट्रॉन, E अपॉन एम प्रोटॉन और E अपॉन एम न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। ओके, तो E अपॉन एम इलेक्ट्रॉन का कुछ मान होता है। देखो, जिसका भी द्रव्यमान ज़्यादा होगा, ओके, और चार्ज तो सेम ही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में। देखो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में चार्ज तो सेम ही है, और जबकि न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 है, यानी कि जिसका भी द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी E अपॉन वैल्यू का मान कम हो जाएगा, यही ना, इसका E अपॉन एम का मान कम हो जाएगा। अगर चार्ज सेम है और द्रव्यमान बढ़ रहा है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब जिसका भी मान द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका E अपॉन एम रेशो उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से प्रोटॉन का होता है। देखो यहाँ देखो 1.0 आ गया, यहाँ देखो 1.008682 AMU है, जबकि यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन में, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन में देखो, इलेक्ट्रॉन का AMU 0.00054 AMU है मास। तो इलेक्ट्रॉन का E अपॉन एम रेशो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। इसी तरह जब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो न्यूट्रॉन पर चार्ज तो 0 ही होता है, और 0 में हम किसी भी चीज़ का भाग लगाएंगे तो वो क्या होएगा, 0। ओके, तो मतलब न्यूट्रॉन का E अपॉन एम रेशो 0 होता है, और प्रोटॉन के पास कुछ चार्ज भी है और मास भी है, तो लेकिन इस मास जो E अपॉन एम का रेशो आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन से कम है और इलेक्ट्रॉन से कम है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन से ज़्यादा है। तो ये एक रिलेशन फिर से बनता है यहाँ पर E अपॉन एम का रेशो, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में सीधा पूछ लिया जाता है, किसका कितना ज़्यादा, किसका रिलेशन कैसे आएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन का 1H1 और 1H2। देखो ये ऊपर जो दिया है ये द्रव्यमान है, हम आगे बताएंगे, इसे आगे बताऊंगा मैं, डोंट वरी। और ये जो है, देखो एक तरीके से ये करते हैं, द्रव्यमान को हटाओ, हम चार्ज करते हैं जैसे इस तरह H1 जो कि चार्ज है पॉजिटिव, ओके, और 1H2 जो कि चार्ज है ये भी पॉजिटिव। ना अब देखो जरा, हम देखते हैं इन दोनों में कंपेयर करें तो E अपॉन एम का रेशो निकालना है, मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशो निकालना है, किसका कितना आएगा। देखो यहाँ इस वाले हाइड्रोजन पर चार्ज कितना है 1, और इस वाले हाइड्रोजन पर चार्ज कितना है 1, तो चार्ज का मान दोनों में 1 है। यहाँ पे दूसरा लिख देता हूँ, ये रहा 1 अपॉन
इसको अलग अलग लिख देते हैं, चलो कोई ना। मतलब 1H1 पॉजिटिव के लिए 1H2 पॉजिटिव के लिए। देखो पहले में और दूसरे में चार्ज तो सेम है, चार्ज सेम है, लेकिन मास देखो ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाले दोनों, इनको मास बोलते हैं, यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है, आगे बताऊंगा मैं, डोंट वरी। तो पहले के में द्रव्यमान कितना है 1, लेकिन दूसरे में द्रव्यमान कितना है, ये रहा, दूसरे में द्रव्यमान कितना है 2। तो देखो वैल्यू क्या आ रही है, इसका मान आएगा 1, लेकिन ये क्या है 1.1, हाफ है ये। तो मतलब 1H1 का जो E/m रेशो है वो 1H2 से ज़्यादा है। मतलब 1H1 का E/m रेशो 1H1 का ज़्यादा है E/m 1H2 से। ओके, इस तरह हम निकालते हैं E/m रेशो, मतलब विशिष्ट आवेश को हम इस तरह निकालते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन के बाद हीलियम लेके देखते हैं। हीलियम आता है 2 पे, He2, हीलियम 2 पे आता है और इसका द्रव्यमान होता है 4। मान लेते हैं इस पर चार्ज है 1 पे पॉजिटिव, और हीलियम 2 4, उसी का एक और चार्ज ले लेते हैं पॉजिटिव 2। ना चेक करते हैं हम E/m रेशो किसके लिए, 2He4 के लिए, और एक चार्ज चेक करते हैं हम इसके लिए, दूसरे वाले के लिए, पॉजिटिव E/m का रेशो चेक करना है हमें 2He4 पॉजिटिव 2 के लिए। देखो करते हैं, चार्ज कितना है, पहले पे 1 है, लेकिन दूसरे पर चार्ज कितना है 2 है। नाउ द्रव्यमान देखते हैं, पहले में द्रव्यमान 4, द्रव्यमान सेम है, दूसरे में भी 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1.4, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1.2। 1.4 में से 1.2 से कौन सा ज़्यादा है, 1.2 ज़्यादा है, क्योंकि 1.4 कम है। इसको डिवाइड भी करके देखोगे तो ये आएगा 0.25 और इसका मान आएगा 0.5। ओके, मतलब E/m का जो रेशो है 2He4 पॉजिटिव 2 का ज़्यादा है E/m रेशो 2He4 पॉजिटिव 1 से। ओके, समझ में आया। हम इस तरह विशिष्ट आवेश भी देख सकते हैं। अब अगर ये हम विशिष्ट आवेश पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का E/m का रेशो 1 से ज़्यादा मिलता है हमें, मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ मिलती हैं, E/m के रेशो की 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ मिलती हैं, तो वो बताती हैं कि उस एलिमेंट का वो समस्थानिक हो सकता है। समस्थानिक क्या होता है वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लिख लो अभी के लिए कि यदि किसी तत्व के E/m के मान 1 से अधिक प्राप्त होते हैं, 1 से अधिक प्राप्त होते हैं, तो वह उस तत्व के समस्थानिक इस तरह को समस्थानिकों के बारे में बताता है, ओके। जैसे अभी हमने देखा कि E/m का हाइड्रोजन के लिए कितना आ रहा था, जैसे ये रहा 2 थे, ये रहे 2, है ना। और भी हो सकता है, एक और होता है हाइड्रोजन के लिए, तो 1H1 1H2 और 1H3 इस तरह।
तो मतलब ये सभी हाइड्रोजन के ही समस्थानिक हैं, एक जैसे हैं। तो ये E/m का वैल्यू जितना अधिक आएगा उतना ही मान होगा। मतलब E/m का अगर दो अलग अलग मान आ रहे हैं तो मतलब दो समस्थानिक हैं, दो समस्थानिक हैं। अगर E/m के 3 मान आ रहे हैं तो मतलब 3 समस्थानिक हैं। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इतना हो गया। विशिष्ट आवेश के बारे में मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया कि क्या है क्या नहीं है, उसके खोज, चार्ज और मास के बारे में बता दिया। ये वाली चीज़ याद रखने की है कि घटता हुआ क्रम क्या है। विशिष्ट आवेश भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप ठीक तरीके से याद कर लेना कि किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है और किसका किस तरह निकाला जा सकता है। नाउ हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के खोज के बारे में। हमारा न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की खोज। जैसे कि अभी देखा हमने, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वो की थी J.J. थॉमसन ने। लेकिन किस आधार पर की गई थी वो देखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज के आधार था कैथोड रेज। कैथोड किरणों के आधार पर की गई थी, इन्हीं से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। लेकिन कैथोड रेज की खोज एक अलग वैज्ञानिक ने की थी, वो थे सर विलियम क्रुक्स। सर विलियम क्रुक्स ने कैथोड रेज की खोज की थी और कैथोड रेज के आधार पर ही J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। तो आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि सर विलियम क्रुक्स ने किस तरह इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन के बारे में समझाता है, कैथोड रेज को समझाया था। तो एक डायग्राम है, आपकी NCERT में दिया हुआ है ये डायग्राम। इसे मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये रहा एक परिपथ जैसा है, पॉजिटिव। ये रहा, ये एक नलिका है, ये निर्वात नलिका बना देते हैं। आगे गलत, आगे इस तरह, देन इसको कनेक्ट कर दो यहाँ से। ये रहा, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव होता है, और ये होता है पॉजिटिव। इधर एक रॉड होती है, इसे ये कैथोड होता है, कैथोड। यहाँ पर एक रॉड होती है, ये एनोड होता है, ये वाला भाग एनोड होता है। मतलब इसमें कैथोड वाला भाग नेगेटिव से जुड़ा होता है और एनोड वाला भाग पॉजिटिव से जुड़ा होता है। अब इस वाले एरिया में जो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भरी होती है। ओके, और यहाँ से ये निर्वात है, निष्कासन यहीं से कर देते हैं। यहाँ से गैसेस बाहर निकल जाती है एक्सेस में हो तो। अब जब विलियम सर क्रुक्स ने ये देखा कि इसमें धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित की है, प्रवाहित करने पर देखा, अगर धारा के वाली पूछ ली जाए कि कितनी वोल्ट थी, तो मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ पर ये 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट तक यूज़ की गई थी। ओके, नाउ जब विलियम सर क्रुक्स ने इसमें धारा प्रवाहित की तो कैथोड से कुछ रेज निकलने लगी, कैथोड से कुछ रेज निकलने लगी और वो सीधी जाकर एनोड से टकराई और एनोड के पीछे बने हुए एक पर्दे पर, ये पर्दा जो है ये ZNS का होता है, ZNS का पर्दा होता है, ZNS का पर्दा। इस पर्दे पर चमकदार चमकीली प्रदीप्त होती हैं, यानी कि जब वो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ आती हैं, एनोड से टकराती हैं, तो इस पर्दे पर चमकती हुई प्रदर्शित होती हैं। तो इसके आधार पर सर विलियम क्रुक्स ने बताया था कि कैथोड रेज
सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं, गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। साथ ही ये बताया कि कैथोड रेज पर अगर विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया जाए, विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो ये धनात्मक की ओर मुड़ जाती हैं, तो ये धनात्मक की ओर मुड़ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे देखो, ये कैथोड रेज सीधी रेखा में गमन कर रही हैं, ये रही, ओके। जब भी इस पर यहाँ पे विद्युत, पेन चेंज करता हूँ लग दिखे ताकि, जब भी इस पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, ये रहा विद्युत क्षेत्र, ये रहा विद्युत क्षेत्र, एक ही है ये विद्युत क्षेत्र लगाया गया। मान लेते हैं यहाँ पॉजिटिव था या नेगेटिव है उस बैटरी का, तो ये जो कैथोड रेज है ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ रही हैं तो इन पर साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो इसी के आधार पर बताया था कि कैथोड रेज ऋणात्मक होती हैं क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के धनायन की तरफ मुड़ जाती हैं। इतना ही नहीं, साथ ही और पॉइंट भी थे कि अगर कैथोड रेज पर चुंबकीय क्षेत्र लगा दें हम, चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये अपने पथ से विचलित हो गई थी, अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। मतलब ये सीधी रेखा में गमन कर रही हैं, ये रही, ओके, ये रही सीधी रेखा में गमन कर रही है कैथोड रेज। अब यहाँ पर जब भी हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, ओके, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में तो कोई धनात्मक ऋणात्मक होता नहीं है, इस वजह से ये अपने मार्ग से ही विचलित हो जाती हैं। नाउ एक पॉइंट और होता है कि कैथोड रेज, ये इम्पोर्टेंट है, जब भी कैथोड रेज यहाँ से चल रही हैं, अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो जब भी ये किसी वस्तु से टकराती हैं तो ये वस्तु के टेम्परेचर में यानी कि ताप में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज में ऊष्मीय प्रभाव होता है, ऊष्मीय प्रभाव होता है जिसकी वजह से उनके रास्ते या पथ में रखी अरे क्या लिख रहा हूँ, रास्ते में रखी वस्तु का ताप बढ़ जाता है, ओके। ये तो बात हुई। तो इन सभी के आधार पर एक निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड रेज नेगेटिव होती हैं। निष्कर्ष ये है हमारा, इन सभी की चीज़ पर निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड रेज ऋणात्मक होती हैं, जो कि ये ऋणात्मक का मतलब है कि कैथोड रेज ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी होती हैं, ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं प्रोटॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, इसी तरह प्रोटॉन की भी खोज हुई थी, उसी तरह न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। जैसे प्रोटॉन हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज पहले तो देख लो आराम से, ऊपर का इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा है कि एटम क्या होता है, चैप्टर में हमने पढ़ा एटम क्या होता है, इसको भी हम सब कुछ हमने पढ़ा। एटम क्या होता है, एटम के बारे में एटम के बारे में किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। डाल्टन ने बताया एटम के बारे में। और एटम क्या होता है कि वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, एटम कहलाता है। एटम में मेनली 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऋणात्मक होता है, जिसका मान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। और ये चार्ज बिल्कुल सेम प्रोटॉन का होता है, लेकिन साइन में डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पर साइन ऋणात्मक होता है, जबकि प्रोटॉन पर साइन धनात्मक होता है। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं होता, जिसके कारण न्यूट्रॉन पर आवेश का मान 0 हो जाता है। अब बात करते हैं मास की। तो इलेक्ट्रॉन पर मास होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। जब हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया तो हमने मल्टीप्लाई किया था 1000 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से घटेगा 31 में से, तो मान आता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻28 ग्राम। जब इसे AMU में लिखते हैं तो AMU का यूनिट होती है, AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, AMU, ये U है, AMU। नाउ इसका मान होता है 0.00054 AMU। इसी तरह प्रोटॉन का भी मास होता है, लेकिन अलग होता है। उसका मान होता है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। ये kg, इसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो मान आता है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। इसको AMU में लिखते हैं 1.00682 AMU। ओके, अब न्यूट्रॉन का मास देखते हैं। न्यूट्रॉन का मास होता है बिल्कुल प्रोटॉन के मास जितना ही सेम होता है, बस हल्का सा डिफरेंस होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ प्रोटॉन का मास 1.672 है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के मास में 1.675 आता है बस। तो मल्टीप्लाई 10⁻27 kg, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। ओके, AMU में लिखते हैं तो 1.00825 AMU होता है। अब इसके भार का घटता हुआ क्रम लिखाया था कि न्यूट्रॉन का सबसे ज़्यादा भार होता है, उसके बाद प्रोटॉन का, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। हमने एक टॉपिक पढ़ा विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश होता है कणों का आवेश अपॉन कण का द्रव्यमान, वही उसका विशिष्ट आवेश होता है। यही इसकी डेफिनेशन भी है, ये मान लो इसकी डेफिनेशन ही है ये। तो E/m का रेशो होता है इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, इस वजह से E/m का रेशो सबसे ज़्यादा होता है। देन उसके बाद प्रोटॉन का होता है, देन उसके बाद न्यूट्रॉन का होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो चार्ज ही 0 होता है, इस वजह से E/m का मान ही 0 हो जाता है। नाउ फिर हमने हाइड्रोजन और हीलियम जैसे 2 ये एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल के बारे में समझाया मैंने। नाउ E/m रेशो यानी कि विशिष्ट आवेश हमें यह बताता है कि किसी कितने समस्थानिक हो सकते हैं। अगर E/m का मान 2 है तो मतलब उस एलिमेंट के 2 समस्थानिक हो सकते हैं। E/m का मान 3 है तो उस एलिमेंट के 3 समस्थानिक हो सकते हैं।
ओके। देन हमने बात की इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, लेकिन किस बेसिस पे की गई थी? वो की गई थी कैथोड रेज। ओके, कैथोड रेज की बेसिस पे की गई थी, और कैथोड रेज की खोज की थी वो थे सर विलियम क्रुक्स। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में ही है, डायग्राम बना हुआ है कि एक ट्यूब में एक कैथोड होता है, एक एनोड। ये अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं क्या? एनोड लिख लेना बेटा। ये एनोड होता है। इस यहाँ पर जब इस पर्वत में विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो हम देखते हैं कि कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं, और जो कि रेज हाइड्रोजन से टकराती हुई, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से टकराती हुई बाहर निकलती हुई एनोड की तरफ जाती हैं और एनोड पर जाकर टकराती हैं। जब एनोड से ये टकराती हैं तो पीछे लगे हुए ZnS के पर्दे पर ये चमकती हैं, यानी कि कैथोड किरणों के पास खुद की कोई चमक नहीं होती, लेकिन जब ये टकराती हैं तो चमकती हुई प्रदर्शित होती हैं वहाँ पर किसी पर्दे पर। ओके, इसी के आधार पर बताया था कि साथ ही कैथोड रेज जहाँ से निकल रही हैं वो वाला पार्ट जुड़ा होता है बैटरी के नेगेटिव पार्ट से। इस वजह से कैथोड पर जो साइन आता है वो नेगेटिव साइन आता है। इसी के आधार पर बताया गया कि कैथोड में कैथोड कैथोड पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, और इन ऋणात्मक कणों से मिलकर ही कैथोड रेज का निर्माण होता है, जिसे जो ऋणात्मक पार्टिकल होते हैं उसे ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो कैथोड रेज बन रही हैं वो पार्टिकल जिस पार्टिकल से वो बन रही हैं उस पार्टिकल को ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोटॉन की खोज से, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आपको जो भी समझ में आया है या फिर आपके जो भी कुछ भी डाउट है वो हमें फीडबैक में कमेंट में बता सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोटॉन की खोज। थैंक यू।